हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक बुक लेकर आई हूँ जो कि जितने भी बच्चे यूजीसी नेट, पीजीटी एजुकेशन, बीए, एमए, सीटेट, टेट जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए सबसे अच्छी बुक है। और ये बुक है, आप देख सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा। ये किसकी है? डॉक्टर मालती शाश्वत। इनकी बुक से पीजीटी के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में और भी जो हमारे कंपटीशन के पेपर होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मिलते हैं। तो ये मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ। ये बुक एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इसमें बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं चाह रही थी कि शॉर्टकट में नहीं, मैं आपको पूरी बुक की थोड़ी थोड़ी डेली जो है आपको रीडिंग करके सुनाऊंगी मैं आपको, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आप उसमें नोट कर सकते हो और आपकी बहुत अच्छी तैयारी, जो भी बच्चा जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस कंपटीशन की लिए उसको अच्छा एक पैटर्न मिल जाएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं आपको बीच बीच में ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन किस पेपर में आए हैं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, डॉक्टर मालती शाश्वत, ये आपने इनका नाम सुना होगा और मनोविज्ञान की इनकी बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। ये पूरा इनका, ये देखिए हम लोग क्या क्या रीड करेंगे। अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हो सिलेबस, अगर हम बात करें तो आप किसी भी एग्ज़ाम के कंपटीशन की जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप देखना, तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान आप देखते हो, साइकोलॉजी सीटेट में, टेट में और आपके पीजीटी में, आपके यूजीसी नेट में बहुत सारे आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर साइकोलॉजी आती है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे पूरा पूरा आपका डिटेल में। ये देखिए ये सारे टॉपिक हैं और ये देखिए मैंने निशान लगा रखे हैं बहुत सारे। ये कौन से मैंने निशान लगा रखे हैं कि इन टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में आ चुका है और कहाँ से आया है वो भी जब हम रीड करेंगे ना तो बीच बीच में से मैं आपको बताती रहूँगी। तो इस बुक में ये सारे टॉपिक जो हैं दे रखे हैं। ये देखिए कितने सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो इन सबको हम वन बाय वन जो है रीड करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक, सबसे पहला हमारा चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप, अर्थ, उद्देश्य एवं क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही बताऊंगी और कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं स्पीड में भी पढ़ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि हम अगर स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए पूर्व शिक्षा का स्वरूप केवल सूचना प्रदान करना था। अगर हम बात करें तो पहले की जो सूचना प्रदान करना, पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षार्थियों को जो थी वो सूचना प्राप्त करनी थी, यानी कि शिक्षार्थियों को बताना था कि ये क्या है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया और शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए क्या हुआ कि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोगों पर बल देना शुरू कर दिया। आज शिक्षा का अर्थ क्या है? बालक को केवल सूचना प्रदान करना नहीं समझा जाता कि किसी भी बच्चे को किसी भी बारे में सूचना दे दी, यानी कि किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान कर दी, बस हमारा काम हो गया। आज की शिक्षा ऐसी नहीं है। शिक्षा शब्द की व्याख्या आज मनोवैज्ञानिक दृष्टि से की जाती है। शिक्षा का कार्य बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक और संतुलित विकास करना होता है। अब देखिए, अगर मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं। देखिए, आप जैसे कि अगर पूछ सकते हैं कि शिक्षा का कार्य बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक एवं किसका विकास करना है? संतुलित विकास करना है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है आपका। दूसरा है, मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया को अधिक रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे? शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य के संबंध में जो विचार प्रकट किए गए हैं उनका सारांश क्या है कि शिक्षा द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों या क्षमताओं का स्वाभाविक, संतुलित एवं प्रगतिशील विकास करना होता है।
अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया है कि हम शिक्षा के द्वारा जो है किसी भी बालक के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ और क्षमताएं स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो किसी भी टीचर को, किसी भी शिक्षक जो है, उनकी जो शक्ति हैं, उनकी क्षमताएं जो हैं, उसको स्वाभाविक रूप से उनको अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना है किसी भी बच्चे के, और संतुलित एवं प्रगतिशील विकास उसका करना है। अर्थात बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इस प्रकार किया जाए कि उसे एक सफल सामाजिक प्राणी बना सकें। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य व्यवहार का परिमार्जन करना होता है। अब अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार का परिमार्जन करना है। शिक्षा के व्यवहार से ही मानव व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम शिक्षा के ही द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिवर्तन ला सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने या उसे परिमार्जित करने का अर्थ क्या होता है? यानी कि परिवर्तन, यानी कि उसको बदलने का, उसका अर्थ क्या है कि उसे आदर्श रूप देना, ताकि उसे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हो सके। व्यवहार में परिवर्तन लाना तभी संभव होता है जबकि व्यवहार के स्रोतों एवं कारणों का ज्ञान हमें प्राप्त हो। मतलब अगर हम किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन तभी ला सकते हैं ना, जब हमें पता हो कि वह व्यक्ति व्यवहार किस कारण से कर रहा है ना, उसके ऐसा व्यवहार करने के स्रोत क्या है या फिर उसके कारण क्या है। जब हम ऐसा हमें ज्ञान होगा किसी भी शिक्षक को, तभी तो वह उसी बच्चे का जो है व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। और वह कैसे होगा? शिक्षा मनोविज्ञान के कारण होगा। यदि शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार एवं उसके स्रोतों को प्रभावित कर सकता है तो सरलतापूर्वक उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी ला सकता है। आपने अपनी क्लास में, अगर आप टीचर हो, कहीं स्कूल में आप पढ़ाते हो, अगर नहीं भी पढ़ाते हो तो आप देखोगे आपके घर में, फैमिली में, आस पड़ोस में कुछ बच्चे होंगे, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई बहुत गुस्सा करता है, अलग अलग बच्चे का व्यवहार होता है ना। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसका व्यवहार को जानेंगे कि आखिर ये व्यवहार का कारण क्या है ना, तो उस कारण को जानने के बाद हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा है और किसी कारणवश वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, या फिर कुछ समय बाद वह पढ़ने में नहीं वीक है, या फिर वह उदास रहने लगा है, तो आप उसके कारण को जानने की जब कोशिश करेंगे और उसके कारणों को दूर करेंगे तो क्या होगा? उस बच्चे के स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। तो शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध जो है व्यवहारिक परिवर्तनों एवं व्यवहार के स्रोतों के अध्ययन से होता है। दोनों का संबंध व्यवहार से है, इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध बताया गया है ना। अगर बात करी जाए कि शिक्षा और मनोविज्ञान में किस प्रकार का संबंध बताया गया है, घनिष्ठ संबंध बताया गया है। और शिक्षा कैसी है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता है। शिक्षा कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक की जन्मजात शक्तियों और उसके स्वाभाविक प्रगतिशील विकास में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो वह शिक्षा का है। देखिए थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग ऊपर ऊपर जो थोड़े थोड़े से शॉर्टकट पढ़ते हैं ना, उनमें से तो कुछ आइडियाज़ फंस जाते हैं, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, उसको समझोगे नहीं, तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आज के युग में शिक्षा क्षेत्र में बालक निष्क्रिय श्रोता मात्र नहीं समझा जा सकता। पहले के टाइम में क्या होता था कि शिक्षक जो है शिक्षा देते थे और जो है विद्यार्थी जो थे उसको स्मरण करते थे और सुनते थे, यानी कि एक तरीके से कहें निष्क्रिय श्रोता। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का कर्तव्य है कि बालक को सक्रिय बनाकर उसकी शारीरिक, मानसिक शक्तियाँ, योग्यताएं, रुचियाँ, रुझान का अध्ययन करें, यानी कि बच्चे को ऐसा एक्टिव करें, उसके साथ में ऐसी एक्टिविटी उसको कराएं कि उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी जो रुचियाँ हैं, उन सबका रुझान का अध्ययन करें और उसकी क्षमताओं के अनुकूल ही उसकी जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक विकास का हर संभव प्रयास करता हुआ शिक्षा प्रदान करें। अब क्या होता है, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो पहले तो शिक्षक को उसको जो है इन सारी चीज़ों को भापना होगा कि बच्चा आखिर किस
कैटेगरी का है ना, उसके हिसाब से उसकी क्षमताओं के अनुसार ही उसके और जो जन्मजात उसकी शक्तियाँ हैं, उसका स्वाभाविक जो विकास है, उन सबको नोट करने के बाद उसको शिक्षा प्रदान करें। बालक की शिक्षा अवैधिक रूप से माँ की गोद से ही आरंभ हो जाती है। घर, ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बार बार। घर उसकी प्रारंभिक पाठशाला कहा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बालक की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है ना, तो घर को कहा गया है। किंतु सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षण कार्य समाज का अनिवार्य कर्तव्य हो गया और शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व विशिष्ट व्यक्तियों को सौंप दिया गया, जिन्हें क्या कहा गया, शिक्षक कहा गया। सांविधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिस विशेष स्थान का चुनाव किया गया उसे विद्यालय की संज्ञा दी गई। इस प्रकार शिक्षा को जो है वह सामाजिक प्रक्रिया कहा गया, जो कि सामाजिक वातावरण में संपन्न होती है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया कहा गया है, तो सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है, और जो कि किस में संपन्न होती है, सामाजिक वातावरण में होती है। शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने वाले शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने वाले कौन होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि दोनों ही इसमें एक्टिव होते हैं। विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के होते हैं, आप सबको ही पता है। इनकी अपनी एक कुछ निजी विशेषताएं होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, रुचियां होती हैं, है ना। ये विद्यार्थी विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, ताकि उन्हें शिक्षण कार्य में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। शिक्षक के सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वह किस प्रकार शिक्षा प्रदान करे, कब और क्या सिखाए, किन स्थितियों में इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, क्योंकि भाई जब जब बच्चे क्लास में आते हैं स्टार्टिंग में, सब अलग अलग होते हैं, सबका व्यवहार, सबकी बोली, सबका बैठना उठना सब कुछ अलग अलग होता है। तो एक शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है कि वो किस तरीके से इन सारे बच्चों को समझाए। शिक्षक को इन बातों का ज्ञान तभी हो सकता है जब बालक और उसके प्रभाव डालने वाले जो उसके तत्व होते हैं भली भांति उनका वह अध्ययन करे। शिक्षक को शिक्षार्थी के मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वह उसे कुछ भी सिखाने का प्रयास करेगा उसमें सफलता उसको प्राप्त नहीं पड़ेगी, है ना। तो शिक्षा शास्त्री यहाँ पर जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षक के लिए अध्यापन विषय से अधिक विद्यार्थी के विषय में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट का वह टीचर है उस समय उस टीचर को उस विषय से भी अधिक उस विद्यार्थी के विषय में जानकारी होनी चाहिए, आवश्यक बताया गया है। किसने बताया है ये जॉन एडम्स ने कहा है। अगर यहाँ पे इनकी डेफिनेशन को पूछ लिया जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि अध्यापन विषय से अधिक विद्यार्थी के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो ये जॉन एडम्स ने कहा है। और उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण की क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षण की क्रियाओं में कितने कर्म बताए हैं, 2 कर्म बताए हैं। किसने बताए हैं, जॉन एडम्स ने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, एक व्यक्ति का, दूसरे वस्तु का। जैसे शिक्षक जॉन को जो भी भाषा पढ़ाता है, या जॉन को लैटिन भाषा पढ़ाने के लिए लैटिन और जॉन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए एक शिक्षक है, उसको दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा, एक भाषा, जाने की जो वह भाषा पढ़ाने जा रहा है, यानी कि अगर वह इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश भाषा अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, जिन शिक्षार्थियों को वो पढ़ाने जा रहा है उन शिक्षार्थियों के बारे में भी उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जॉन संबंधी ज्ञान जो है वह मनोविज्ञान है। अतएव शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होता है। मनोविज्ञान क्या कहता है कि मनोविज्ञान कहता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी पटिया नहीं होता है कि उस पर जो चाहा लिख दिया, क्योंकि बच्चा जब स्कूल आता है तब तक वह अपने घर से, आस पड़ोस से बहुत सारी चीज़ों को कुछ सीख भी चुका होता है। तो हम ऐसा नहीं है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है वो कोरी पटिया नहीं है जिसपे शिक्षक जो चाहे वह लिख दे। बालक का विकास उसकी जन्मजात विशेषताओं, प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुसार होता है। इन बातों का ज्ञान प्राप्त करके ही उसके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को शिक्षार्थी के मूल आधार, प्रकृति, मानसिक स्तर, रुचियां, बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व एवं उसकी आवश्यकताओं आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो मानव व्यवहार के स्वरूप को समझने में सहायता देता है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान का कौन सा रूप शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा है, तो व्यवहारिक। इस प्रकार एक नवीन विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। आज मनोविज्ञान की सहायता से ही शिक्षण संबंधी समस्त समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता ने शिक्षा मनोविज्ञान विषय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यहाँ क्रमशः मनोविज्ञान शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप एवं विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने के उपरांत शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप सब लोग देखेंगे नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। कल हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।